तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 5। तो लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिज्म ख़त्म कर लिया था, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस थे कुछ, वो डिस्कस कर लिए थे। अभी हम आगे चलेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो बेस होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के ऊपर, और इनसे मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बेस मोस्टली क्वेश्चन फोकस्ड रहेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम फोकस्ड, ओके। तो बाकी इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में हम ईएमटी के अंदर पढ़ेंगे। अभी जितना भी है देखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बेसिकली क्या होते हैं? इंसुलेटर्स ही होते हैं, ठीक है। पढ़ा होगा आपने, मतलब जो मीडियम होता है जैसे एयर हुआ वगैरह इस तरीके से, तो जो मीडियम होते हैं इन्हें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी बोल देते हैं। तो ये इंसुलेटर्स होते हैं। दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं हमारे पास, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर। तो पोलर वाले क्या होते हैं कि जिनके अंदर एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोलर बोल देते हैं। जैसे H2O हो गया, HCl हो गया, NaCl, KCl हो गया, ठीक है। आपको पता ही है कैसे HCl के अंदर प्लस एंड माइनस चार्ज होता है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है। तो परमानेंट डाइपोल की वजह से उसके अंदर क्या पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं उसे हम। वहीं नॉन पोलर क्या है कि उनकी जो नेट डाइपोल मूवमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो उनकी कोई भी परमानेंट डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नहीं होती है, तो वो ज़ीरो होती है, ठीक है। जैसे अगर सॉलिड मटेरियल में देखें तो ज़ेरॉन हो गया, आर्गन हो गई। बाकी गैस में जैसे मीथेन है, तो उसकी भी नेट क्या है, ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं कि अब एक्सटर्नल फील्ड ई फील्ड जब हमारा प्रेजेंट होगा तब डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या होगा, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो उस फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। जिस साइड डायरेक्शन फील्ड है उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे डाइपोल्स हमारे। लेकिन जो नॉन पोलर हैं उनके साथ क्या होगा, वो पोलराइज हो जाएंगे। मतलब जो पोलराइज नहीं है पोलराइज हो जाएंगे, और जो पोलराइज हैं वो डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पोलराइज होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। जो उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट आएगी उसके बाद उसे इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। स्मॉल पी, आई से आई एन से हम नोट करते हैं नॉन पोलर के अंदर। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जो हमारा ई फील्ड प्रेजेंट है एक्सटर्नल लगा रहे हैं उसके। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटता है तो अल्फ़ा ई आ जाता है, ठीक है। और ये अल्फ़ा क्या होता है? इसे ही हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यही पोलराइजेबिलिटी होती है, इसके बारे में और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला देख लो, पी इंड्यूस इक्वल टू अल्फ़ा ई, ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर देखते हैं, अगर हम डीसी सप्लाई लगा दें और ये बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, तो एक ई नोट जो हमारा वो बाहर से प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल बोलते हैं अप्लाइड फील्ड। ई पी जो है अंदर डेवलप होगा, इसकी वजह से हमारा नेट नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में हमारा अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? ये पोलराइजेशन फील्ड होता है जो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ई नोट प्लस ई पी, ठीक है। तो वो डायरेक्शन वेक्टर सम होगा उनका, तो वो अपने आप लास्ट में जाके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए इक्वल टू ई नोट प्लस ई पी होगा। अब कुछ टर्म्स होते हैं जो हम इसके अंदर देखेंगे, उन टर्म्स की एनालॉजी मतलब किस तरह से होती है हमारा मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रिसिज्म में, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो जैसे पी यहाँ पे पोलराइजेशन होता है, ऐसे ही हमारा मैग्नेटिज्म में क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन होता है। तो मैग्नेटाइजेशन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था एन म्यू, टोटल पोलराइजेशन निकालने के लिए। ऐसे यहाँ पे क्या होता है? पी इक्वल टू एन, पी इंड्यूस होता है। ये भी क्या है? हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट था। तो एन एन यहाँ पे कंसंट्रेशन है, एन पी इंड्यूस, तो यहाँ पे यही हो जाता है। मतलब एन लोग उससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम, जैसे एम एन म्यू था ना वहाँ पे, तो म्यू का पी बना दिया है, और एन एन है ही, और एम मैग्नेटाइजेशन की जगह क्या आ गया? पोलराइजेशन आ गया। ऐसे ही हमारा एक फॉर्मूला और था जिसमें आपने पढ़ा था ये एम इक्वल टू क्या होता है? काई एम एच हो जाता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे एम की जगह तो ई आ जाएगा, काई ई, और एच की जगह आ जाएगा डी, डी वेक्टर पढ़ा होगा अपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और एम की जगह पी आ जाएगा, तो पी इक्वल टू काई ई डी। और डी किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होता है। तो ये दोनों इक्वेशन कैसे आए, समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पे एच क्या होता है? बी बाई म्यू नोट के इक्वल होगा, तो एम इक्वल टू काई एम म्यू नॉट बी आ जाएगा। और वन बाई म्यू नॉट जो है वो किसके एनालोगस होता है? एप्सिलॉन नॉट के, तो एप्सिलॉन नॉट काई एम बी बन जाएगा, ठीक है। तो ये वही रिलेशन बन जाएगी हमारी। बी की जगह क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, वन बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा वन बाई म्यू नॉट की जगह, और काई एम की जगह काई ई आ जाएगा, तो यही बन जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे एनालोगस से पता लग गया आपको? एच की जगह डी, बी की जगह ई, एम की जगह पी, स्मॉल म्यू की जगह स्मॉल पी, काई एम की जगह काई ई, म्यू नॉट की जगह वन बाई एप्सिलॉन। और इसी तरह से जो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसकी जगह हमारी रिलेटिव वो आ जाएगी, ठीक है, परमेबिलिटी। और म्यू बाई म्यू नोट किसके बराबर होता है?
1/1 + काई एम के बराबर होता है, ठीक है। और ये म्यू आर भी है, म्यू आर लिखा हुआ है, एच आर नहीं लिखा हुआ। म्यू आर क्या होता है, डायरेक्टली कांस्टेंट के बराबर भी होती है, ठीक है। और बी इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है वैक्यूम के अंदर, प्लस एम किस में ऐड हो जाता है, जो किसी मीडियम में आ जाता है। तो डी भी हमारा क्या होगा वैक्यूम के अंदर, एप्सिलॉन नॉट ई हो जाएगा। और इसी तरह से ये कैसे आया इससे, यहाँ से 1/एप्सिलॉन नॉट करोगे तुम तो एच इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी हो जाएगा, फिर बी की जगह ई कर दो और एच की जगह डी कर दो, तो ये बन जाएगी। लेकिन अगर किसी मीडियम में आ जाते हैं तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम होता है, और डी क्या है, उसके अंदर पोलराइजेशन ऐड हो जाता है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर तो कोई पोलराइजेशन था नहीं, लेकिन किसी मीडियम के अंदर पी वेक्टर ओवर ऐड हो जाएगा। तो ये एनालॉगस आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे किस तरह से हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम बेसिकली नॉन पोलर जो डायरेक्टली मटेरियल्स होते हैं उनकी बात करेंगे। तो ये हमारा एक नॉन पोलर हमने मॉलिक्यूल ले लिया है, ठीक है, मॉलिक्यूल या एटम बोल दो, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का जो नॉन पोलर है, ठीक है। तो उसे हमने ले लिया है कि अब इसे अंदर को हम इसे कैविटी बोलेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो टोटल फील्ड होगा इसके अंदर, वो किसके इक्वल टू होगा, ई लोकल बोलते हैं उसे, ई नॉट प्लस ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री। यहाँ पे ई नॉट क्या है, ये एक्सटर्नल फील्ड जो अप्लाइड है, ई वन क्या है, डीपोलराइजेशन फील्ड है, ठीक है। और ई नॉट प्लस ई वन को हम ई मैक भी बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक फील्ड, FIELD, ई मैक बोल देते हैं। इसके अंदर जो E2 है हमारा, फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी, जो सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसकी वजह से, इससे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसे हम क्या है E2 बोलेंगे। और E3 क्या है, जितने भी अंदर इसके चार्ज है, जो भी बनेगा इसके अंदर चार्ज, उसकी वजह से जो ई फील्ड आएगा हमारा वो E3 होगा। तो अगर हम देखें कि एक केस हमने डिस्कस करा है जिसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा डायपोल आएगा वो उसके आसपास ही है, ठीक है, मतलब सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी नेट चार्ज क्या हो जाएगी, नेट चार्ज जीरो हो जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल है, प्लस माइनस चार्जेस। तो नेट चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगा ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। और क्या क्या है इसके अंदर, तो ई लोकल क्या है, E3 तो जीरो हो गया हमारा, तो ई नोट ई वन प्लस E2 बचा, और ई नोट प्लस ई वन क्या है, ई मैक है, और E2 आ गया हमारा, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला आता है डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ई लोकल इक्वल टू ई मैक प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और तो इससे पता चल रहा होगा ई टू हमारा यही आएगा निकल के। हमें यहाँ पे बस देखना क्या क्या चीज़ें हैं, अभी इनकी जो डेरिवेशंस वगैरह हैं वो हम AMT के अंदर पढ़ेंगे, अभी हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। P इक्वल टू NPIN है, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये N इक्वल N अल्फ़ा ई लोकल, ठीक है, क्योंकि P क्या हो जाएगा हमारा, तो जो हमारा N है, N अल्फ़ा ई लोक, हाँ ये अल्फ़ा क्या है हमारे, पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है। तो N अल्फ़ा ई लोकल हो जाएगा, ठीक है। P किसकी इक्वल टू होता है, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था, P इक्वल टू अल्फ़ा ई, तो यहाँ से ये आया है P इक्वल टू अल्फ़ा ई और N, और ये किसके इक्वल टू होता है, इसके इक्वल टू होता है ई मैक एप्सिलॉन नॉट काई ई के। यहाँ से जो है हमारी रिलेशन आ जाएगी ये। अब काई क्या होता है, काई इक्वल टू काई प्लस वन, एक मिनट रिकॉर्डिंग में भी, तो यहाँ पे थे हम, तो ये क्या है हमारा, जो P है वो किसके इक्वल टू और होता है, एप्सिलॉन नॉट ई क्या होता है हमारा, डी, डी काई होता है, ठीक है, डी काई के इक्वल भी P होता है, तो ये इक्वल में रख लिया आपस में। अब काई क्या हो जाएगा, 1 प्लस काई इक्वल टू एप्सिलॉन आर होता है, हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, काई इक्वल टू एप्सिलॉन आर -1 हो जाएगा, और ई मैक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर तुम रेशियो निकालोगे ई लोकल और ई मैक का, तो वो आएगा हमारा ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर -1 डिवाइड बाय एन अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हें याद रखना है वो बस ये रिलेशन याद रखनी है, एप्सिलॉन आर -1 ऊपर है, ये -1 एप्सिलॉन आर +2 इक्वल टू एन अल्फ़ा डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम क्लॉसियस मसर्टी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो वो इसी बेस पे आएगा, और क्वेश्चन में ज़्यादा याद नहीं रखना है, वो बस थोड़ा थियोरेटिकल समझाने के लिए था, तो ये याद रखनी है रिलेशन। अब जो हम पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी क्या है, 3 तरह की होती है, ठीक है, तीनों को ऐड करके ही हमारी नेट बनती है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी है, ये हमारी आयोनिक है, और ये हमारी डायपोलर है, ठीक है। तो इस सब के बारे में देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन उठ जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, जैसे हमारा एक हमने DC हमने पावर सप्लाई दी है, और उसके बाद एक बीच में हमारा एटम रखा हुआ है,
उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बने हुए होते हैं, वो अगर न्यूक्लियस के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से प्रोवाइड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसके शिफ्ट होने की वजह से जो पोलराइजेबिलिटी आती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। दिस अराइजेज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ एन एटम रिलेटेड टू इट्स न्यूक्लियस इन द प्रेजेंस ऑफ एप्लाइड ई फील्ड। अब अगर आप डीसी पावर सप्लाई अप्लाई करोगे इसके ऊपर तो रिलेशन हमारी कुछ ऐसी होती है, अल्फा इक्वल टू ई स्क्वायर बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा नॉट क्या है, जो नेचुरल वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होगी एटम की या मॉलिक्यूल की, वो ओमेगा जो सप्लाई हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है नेचुरल ऑसिलेटर ऑफ एटम, ओमेगा क्या है, जो ई फील्ड है उसकी। और याद रखने वाली बात, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारी आयनिक पोलराइजेबिलिटी, अल्फा आई से डिनोट करते हैं हम इसे। ये किस वजह से आती है, जो बॉन्ड लेंथ होती है एक आयनिक जो हमारा कंपाउंड है या वो, ठीक है, जैसे NaCl होता है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से जब हम ई फील्ड प्रोवाइड कराएंगे तो ये स्ट्रेच होगा या फिर कंप्रेस होगा, तो उसकी लेंथ की चेंज होने की वजह से जो हमारा होता है, ठीक है, पोलराइजेशन, वो पोलराइजेबिलिटी जो होती है उसे हम आयोनिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कैपिटल एम मास है, इसका स्मॉल एम मास है, तो अल्फा इक्वल टू ई स्क्वायर बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर 1/m प्लस 1/m, ये होगा फॉर्मूला। नेक्स्ट इज डायपोलर पोलराइजेबिलिटी। ये किस वजह से आती है, जैसे कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो टॉर्क वगैरह लगती है, उसकी मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो आएगी हमारी पोलराइजेबिलिटी वो क्या है, अल्फा डी है, ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल इन द ई फील्ड। और अल्फा डी इक्वल टू क्या होती है, p²/3kT। अल्फा डी क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, तो बस डायपोलर जो पोलराइजेबिलिटी है वही टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, बाकी और कोई सी नहीं कर रही है। ओवरऑल फॉर्मूला क्या है हमारा, वो इस तरह से बन जाए, अल्फा नॉट प्लस p²/3kT। इसे लैंगुएन डिबाई रिलेशन भी बोलते हैं। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये ग्राफ, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ अल्फ़ा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे और इस पर डिपेंड कैसे कर रहा है, ये जो ग्राफ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप गौर से देखोगे तो हमने 4 रीजन्स में डिवाइड कर लिया है, 1, 2, 3 और 4 और ये 5। तो जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी पे आप देखोगे तो जो पोलराइजेबिलिटी है वो तीनों का सम है, मतलब तीनों कंट्रीब्यूट कर रही हैं, डायपोलर भी, आयनिक भी, इलेक्ट्रॉनिक भी, ठीक है। स्मॉल फ्रीक्वेंसीज पे तीनों कंट्रीब्यूट कर रही हैं। उससे थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रीजन में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे अल्फ़ा डी का फैक्टर कट हो गया है, तो ये अल्फ़ा ई और अल्फ़ा ई की वजह से है बस। नेक्स्ट जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती चली जाएगी उतना देखोगे आप, तो अगर आप देखोगे विजुअल रीजन के आसपास जब हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो हमारा बस इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा पॉसिबिलिटी होगी वही कंट्रीब्यूट कर रही है, अल्फ़ा ई फैक्टर ही रहेगा, और उसके बाद और भी ज़्यादा फिर इस तरह से, ठीक है। तो बस आपको ये थोड़ा फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखना है कि जिस तरह कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है, कौन सा किस पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसीज के बाद तो बस अल्फ़ा ई ही रह जाता है हमारा, ठीक है। तो ये डिपेंडेंस आपको पता होनी चाहिए, ग्राफ आपको पता होना चाहिए। लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं, ये एक रिलेशन बनती है, ठीक है, इससे ग्राफ बनता है और उस पर थोड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये रिलेशन आपको याद रखनी है, अल्फ़ा आर सॉरी एप्सिलॉन आर माइनस 1 n बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन आर क्या है, ये हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं वो। n बाय एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा ई प्लस अल्फ़ा आई n p² डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट kT। तो इसके अंदर ग्राफ क्या आएगा, या तो इस पे आएगा अल्फ़ा आर माइनस 1 का और 1/t का ग्राफ अगर आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, सॉरी एम एक्स प्लस सी, तो ये इंटरसेप्ट है यहाँ पे। और स्लोप क्या है, 1/t के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, NP²/3 एप्सिलॉन नॉट के, तो ये स्लोप है। और जो हमारा इफेक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी इलेक्ट्रिक मीडियम का, वो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रूट होता है, ये पता होना चाहिए आपको। अब क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, जैसे ये ग्राफ अगर हमें गिवन है, ए और बी दो कर्व दे दिया, पूछ लिया जाए कौन से हमारे डायलेक्ट्रिक की जो कौन सा ज़्यादा मतलब पोलर है, ठीक है, तो विच वन बी मोर पोलर, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, क्योंकि स्लोप क्या है, p² पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका स्लोप ज़्यादा है वो ज़्यादा पोलर है, ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। वहीं ग्राफ ये भी बन जाता है, अल्फ़ा ये एप्सिलॉन आर माइनस 1 ना होकर इधर अल्फ़ा होगा, इधर 1/t होगा, तो अगर इसमें से आप n बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे काई होगा, ये अल्फ़ा आर माइनस 1 काई होता है, तो काई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय n, वो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या क्या बच जाएगा, ये बचेगा, ये इस बार इंटरसेप्ट ये रहेगा, और स्लोप क्या है, p² बाय 3k,
पी स्क्वायर बाई 3k स्लोप। तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, सेम ही है ये दोनों कर्व, ठीक है, बस अलग अलग टर्म्स के साथ हैं। तो एक रिलेशन और होती है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं और फेरोमैग्नेटिक वगैरह कंपाउंड्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, इस तरह से फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी होते हैं, पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी होते हैं। वहाँ पे हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट रहती है, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट रहती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो ये है हमारा बैरियम टाइटेनियम, क्या बोलते हैं इसे, बैरियम टाइटेनियम, सॉरी टाइटेनॉइड, इस तरह से कुछ नाम रहता है इसका, ठीक है। तो ये हमारा फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो हिस्टेरेसिस कर्व देता है। जैसे हमारा फेरोमैग्नेटिक के अंदर मिलता है उस तरह से ही हमारा इसके अंदर भी हमें कर्व मिलता है, हिस्टेरेसिस कर्व, ठीक है। और उसकी रिलेशन कुछ ऐसे होती है, ये कांस्टेंट है कोई भी, जैसे वहाँ पे क्यूरी कांस्टेंट था ऐसे यहाँ पे ये है, और ये हमारा एप्सिलॉन आर है इक्वल टू दिस, टी सी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर ही है। तो जस्ट वर्क लाइक सेम, जस्ट एट एज इट वाज इन मैग्नेटिज्म। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इतना ही था, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ पढ़ना है नहीं हमें सॉलिड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम सुपर कंडक्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है, 5th लेक्चर होगा वो। तो ये डायलैक्ट्रिक्स को हम इसी लेक्चर के अंदर एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू।